हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप ऑल आर डूइंग गुड एट होम। तो बेटा देखो, लॉकडाउन लग गया है, स्कूल आपको आना नहीं है, तो अब से हम क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास लेंगे। और मैं जूम पे नहीं लूंगी, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालूंगी और आप वहां से नोट्स तैयार करोगे। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, पहले मैं आपको चैप्टर का नाम समझाती हूँ। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चों? Electricity is a form of energy. What is electricity? नोट करते जाइए साथ साथ। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी जानते हो ना, एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क। बचपन से पढ़ रहे हो, हमेशा से सुनते आ रहे हो। व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि किसी को काम करने की जो ताकत होती है, जो क्षमता होती है, उसे हम एनर्जी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इलेक्ट्रिसिटी को कौन सा काम करना है भाई? क्यों नहीं करना है? इलेक्ट्रिसिटी कितने काम करती है? आप स्विच बोर्ड लगा हुआ है घर पे, बटन दबाओ, ये वायर गई, पंखा लगा हुआ है, जैसे ही बटन दबाया क्या होगा? फैन घूमना शुरू हो गया। काम ही तो कर रहा है, घूम रहा है। दूसरा स्विच क्या लगा हुआ है? बल्ब लगा हुआ है, जैसे ही आपने ऑन करा ये बत्ती जल गई, हो गया वर्क। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो काम करती है। क्या काम करती है? पंखा घुमाना, बिजली जलाना, एसी चलाना, फ्रिज, सब इसी से काम करते हैं। ठीक है। अब ये एनर्जी हमें मिलती कहां से है? अगला क्वेश्चन का है, ऑब्टेन कहां से होती है? ये एनर्जी हमें मिलती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे मिलती है? जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, करंट। क्या होता है करंट? पूरा लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। आपसे किसी ने पूछा होगा, नहीं पूछा होगा तो आपने खुद भी सोचा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी में क्या फर्क है। देखो यही फर्क है। इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से, उनके चलने से, उनके मूव करने से जो हमें एनर्जी मिलती है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। यानी कि ये एक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, जानते हो ना, बिजली की तार। इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। मूव करते हैं यानी कि जैसे आप अपनी क्लास से निकल के लाइन बना के लैब में आते हो ना, चल के जाते हो, मूव करते हो, वैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, बहुत ही जरूरी पॉइंट है, मैं बिल्कुल तुम्हें चैप्टर के शुरू में ही बता रही हूं ये पॉइंट। करंट, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से राइट, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर जा रहा है। जो ये है ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट, इसको आई से हम लिखते हैं। इसका साइन क्या होता है? आई। तो अगर इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो करंट इधर जा रहा है। समझ आया? यानी कि करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। गांठ मार लो इस बात की अच्छे से। जिसको समझ आ रहा है समझ लो, जिसको रटना है रट लो। लेकिन इलेक्ट्रॉन और करंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर उधर जा रहा है तो करंट इधर आ रहा है। क्लियर है? चलो, अच्छा, एनर्जी के बारे में एक और पॉइंट है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड, नहीं कर सकते ना, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जानते हो, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन क्या की जा सकती है? वन फॉर्म से अनदर फॉर्म, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कन्वर्ट की जा सकती है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन गए, करवाया फ्लो, इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, फैन घूमने लग गया, रोटेट करने लग गया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हो गया। ये वाला स्विच, मान लो कि ये वाला स्विच एक बल्ब के साथ जुड़ा हुआ है। स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, बल्ब ने क्या करा? लाइट दे दी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में, है ना। तो यानी कि एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन कन्वर्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक एनर्जी, करंट, कन्वर्ट हो गया लाइट में, या फिर कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल एनर्जी में, फैन घूमने लग गया। क्लियर है? इतना समझ गए आप? ये बच्चों आपका इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिसिटी से। अच्छा देखो बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को।
इलेक्ट्रिसिटी अभी मैंने आपको बताया फ्लो करती है वायर में से, करती है ना, करंट फ्लो करता है वायर में से, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। अब ये जो वायर है ये क्या है? व्हाट इज वायर? वायर इज अ मैटर। क्या होता है मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, हैव मास, दैट इज मैटर। जानते हो आप, अपने 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। तो अब जरा एक बार दोबारा मैटर पे आ जाओ। इलेक्ट्रिसिटी को आगे पढ़ने से पहले आपको मैटर के बारे में थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। मैटर बनता है एटम से, पार्टिकल से। पार्टिकल्स के अंदर एटम होते हैं। अब ये जो एटम होता है, एटम का स्ट्रक्चर देखो पहले तो आप। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्या होता है इसके अंदर? सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। बाहर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। जानते हो ना आप? न्यूट्रॉन को हम N से लिखते हैं, प्रोटॉन को P से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, यानी कि न्यूट्रल, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन यानी कि प्लस चार्ज, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना समझ गए आप? हाइड्रोजन के पास क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्लस चार्ज और 1 माइनस चार्ज। बराबर हो गया ना, जितना प्लस उतना ही माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस, है ना। तो एटम के पास जनरली जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है। अच्छा देखो, अब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन पढ़ा चुकी हूं। आपको पता है कि अगर हमने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हाइड्रोजन बन जाएगा H पॉजिटिव। कैसे बन गया? देखो, न्यूट्रॉन है उसके पास, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन था वो आपने ले लिया, तो अब उसके पास क्या रह गया? सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज रह गया ना। तो ये एटम कैसा बन गया? पॉजिटिवली चार्ज बन गया। सिमिलरली क्लोरीन नेगेटिव, तो क्लोरीन नेगेटिव का मतलब क्या है? क्लोरीन नेगेटिव का मतलब है जितना पॉजिटिव है उससे ज्यादा नेगेटिव है इसके पास। जितने प्रोटॉन है प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। समझ गए? चार्ज कब आएगा? चार्ज तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन में से एक चीज ज्यादा हो जाएगी, और अगर दोनों बराबर हैं तो जो एटम है वो अनचार्ज्ड है। इतना समझ गए? बेसिक था ये, तो पहले भी पढ़ चुके आप, चार्ज्ड अनचार्ज्ड। तो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो वो अनचार्ज्ड है। दोनों में से जो बढ़ गया, प्रोटॉन ज्यादा है तो एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एटम नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। चलो, आई होप इतना समझ आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब एटम को पढ़ने के बाद हम थोड़ा चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज जो है उसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज का सिंबल क्यू है। जैसे कि डिस्टेंस को आप किलोमीटर में मेजर करते हो, किलोमीटर को km लिखा जाता है। टाइम को आप मिनट या फिर सेकंड्स में करते हो तो उसको ऐसे लिखा जाता है ना। वैसे ही जो चार्ज होता है उसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर किसी ने लिख दिया क्यू तो इसका मतलब है चार्ज। देखो, अब किसी ने लिखा टी तो उसका मतलब है टाइम, किसी ने लिखा डी तो उसका मतलब है डिस्टेंस। लेकिन इसको आप नापते कैसे हो, मेजर कैसे करते हो? टाइम को आप सेकंड्स में देखते हो कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, या फिर आप मिनट लिखते हो 10 मिनट, 5 मिनट्स। वैसे ही डिस्टेंस को आप क्या लिखते हो? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो इसका मेजर किलोमीटर में किया जाता है ना। वैसे ही जब आप चार्ज को मेजर करते हो तो आप कूलम्ब का यूज करते हो। क्या लिखते हो आप? कूलम्ब। क्यों? साइंटिस्ट थे एक, चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब। उन्होंने इसको ढूंढा था, इसीलिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम, उनका जो सरनेम था कूलम्ब, उसको हमने चार्ज की यूनिट बना दिया और इसको लिखा जाता है सी से। सी का मतलब कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब ये इसकी यूनिट है। यूनिट यानी कि जब आप किसी चीज को मेजर करते हो, नापते हो। इतना समझ गए आप? चलो, अब आगे देखो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी समझते हो? एक्सपेरिमेंट करके देखे गए। अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है एटम के अंदर। तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट करे? हमने 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 प्रोटॉन को एक साथ रख के देखा।
फिर हमने 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ रख के देखा, फिर हमने एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक साथ रख के देखा, ठीक है। फिर हमने प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के साथ भी रख के देखा और इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन के साथ भी रख के देखा। जब भी हमने न्यूट्रॉन के साथ रखा कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ, लेकिन जब हमने 2 पॉजिटिव चार्ज यानी कि सेम एक जैसे चार्ज को या फिर 2 नेगेटिव, सेम थे ना, सेम को हम लाइक भी बोलते हैं, एक जैसा, 2 सेम चार्जेस को हमने एक साथ रखा तो इन्होंने किया रिपेल। रिपेल यानी कि एक दूसरे से दूर भागे, ठीक है। इसने इसको धक्का मारा, ये 2 बच्चे थे, इसको ये पसंद नहीं था, इसको ये पसंद नहीं था, तो इसने इसको धक्का मारा, उसने उसको, एक साथ दोनों ने एक दूसरे को धक्का मारा, ठीक है, रिपेल कर दिया। वहीं पे अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को रखें तो ये अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व किया है मतलब 2 को हमने एक साथ रख के देखा, उसके बाद हमने देखा कि अगर वो सेम थे तो दूर भाग रहे हैं, एक जैसे थे दूर भाग रहे हैं, और अगर वो अलग अलग है तो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ये सिर्फ हमने करके देखा और उस बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने बता दिया कि कैसे कैसे चार्ज, किस कंडीशन में चार्ज कैसे बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि चार्ज होता क्या है। देखो, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एटम, वो पर्टिकुलर पार्टिकल क्या करता है, या तो फोर्स एक्सर्ट करता है, या तो फोर्स एक्सर्ट करता है यानी कि किसी दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, या फिर एक्सपीरियंस करता है यानी कि महसूस करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, 2 बच्चे थे, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे, तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसने इसको धक्का मारा, लेकिन सेम टाइम पे ये बच्चा भी तो इसको धक्का मार रहा था, तो इसने फोर्स एक्सर्ट भी करी, फोर्स लगाई भी, और सामने वाले ने जो इसको फोर्स लगाई थी वो इसने महसूस भी करी। इसने ये एक्सर्ट करी और ये जो लगा रहा था इसने इसको, इस फोर्स को महसूस भी किया, एक्सपीरियंस भी किया। तो चार्ज क्या है, एटम की, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसकी वजह से वो फोर्स या तो अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव, या तो अपनी तरफ खींचेगा या फिर अपने से दूर फेंकेगा। अब डिपेंड करता है कि वो फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, लेकिन एक्सपीरियंस भी करेगा और एक्सर्ट भी करेगा। तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल बिकॉज ऑफ विच इनेबल्स इट टू एक्सर्ट एज वेल एज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। कब, जब ये एक दूसरे मैटर के पास में या फिर किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के पास में रखा होता है। समझ आया आपको? अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि आपके चारों तरफ इतने सारे मैटर रखा हुआ है, इतनी सारी ऑब्जेक्ट रखी हुई हैं, टेबल, चेयर, बेड, फर्नीचर, वो तो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, एक दूसरे की तरफ भी नहीं होते। आपने देखा है, एक टेबल रखी है, एक चेयर रखी है, वो एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं या फिर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कभी देखा है? तूफान मच जाएगा कमरे में, दीवार इसके टक्कर मार रही है, बेड उसके टक्कर मार रहा है, चेयर टेबल से टकरा रही है, एक दूसरे को सब अट्रैक्ट रिपेल कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? इसका रीजन क्या है? रीजन इसका यही है कि ये न्यूट्रल स्टेट में है, यानी कि नो चार्ज। नो चार्ज का मतलब ये नहीं है कि इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, चार्ज है लेकिन बराबर है। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। इसीलिए हमारे चारों तरफ रखी हुई चीजें ना तो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं ना हमसे रिपेल करती हैं। समझ रहे हो? ये चेयर रखी है, अगर आप इसके पास खड़े हो ना तो ये आपकी तरफ आएगी ना ये आपसे दूर भागेगी। रीजन क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, नो चार्ज, ओवरऑल नो चार्ज, न्यूट्रल स्टेट पे है, इसीलिए कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। इतना समझ आ गया आपको? ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप काफी हद तक चीजों को जान चुके हो। अब मैं आपसे थोड़ा सा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन पूछती हूँ कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। सिंपल है, जैसे कि हम आपसे ये पूछते हैं, आपको पता है डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, आपसे पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है ना। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सिंपल बात पूछी जा रही है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1 कूलम के अंदर नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
कि ये एक मंदिर है, इसको लोग पैसे दान में देके जाते हैं, ठीक है। तो इसके पास मान लो 10,000 रुपीज इकट्ठे हो गए। इन्होंने क्या किया, मंदिर वालों ने 10 गरीब लोगों को, 10 पुअर लोगों को इन्होंने ये पैसे बांट दिए। इस तरीके से बांटे कि सबको बराबर पैसे मिले। तो बताओ एक पुअर आदमी को आप कितने पैसे दोगे कि सबको बराबर मिले? 1000। अगर आप 1000 रुपीज 10 पुअर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो हो जाएंगे 10,000 पूरे, है ना। चलो अब सेम तरीके से कुलम्ब को मेजर करके देखते हैं। मंदिर की जगह मान लो कि ये कुलम्ब है, इसके अंदर क्या है, खूब सारा चार्ज है। कुलम्ब इज अ कलेक्शन ऑफ चार्ज, खूब सारा इसके अंदर चार्ज है, ठीक है। तो अब टोटल यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, 10,000, हमारे पास कितनी है, 1 कुलम्ब। अभी कितने बंदों में हमें बांटनी है, यहाँ पे हमने 10 में डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, यहाँ पे ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में। अभी आप मान लो कि ये हमें इतने गरीब इलेक्ट्रॉन्स में बांटना है। हमारे पास टोटल इतना चार्ज है, हमें इतने गरीब इलेक्ट्रॉन्स में बांटना है। तो जब आप 1 को 6 इंटू में 10⁻18 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.6 इंटू 10⁻19, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, एक गरीब इलेक्ट्रॉन को आप इतना चार्ज बांटोगे। समझ आया? इस चीज को आप याद कर लो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतने कुलम्ब चार्ज होता है, ठीक है ना। क्या बोला था मैंने आपको, चार्ज होता है, क्या उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट होती है कुलम्ब। अब हम आपको बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कुलम्ब चार्ज होता है। ये हमने कैसे निकाला, टोटल 1 कुलम्ब को हमने इतने इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया और हमें ये वैल्यू मिल गई। अब ये जो हमें मिला है ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। अब इतना याद रखना, मैंने आपको बताया था 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन। फर्क बस चार्ज का होता है, जितना इलेक्ट्रॉन की वैल्यू उतनी ही प्रोटॉन की। तो ये अगर माइनस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है ना, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, 1 प्रोटॉन के ऊपर सेम प्लस में लिख दो 1.6 इंटू 10⁻19 कुलम्ब एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 10 हैं, प्रोटॉन भी 10 हैं, तो टोटल नो चार्ज, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। 1 कुलम्ब इज चार्ज ऑफ 6 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है। अगर आप इसके आगे माइनस लिख रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और अगर आप इसको प्लस लिख दे रहे हो तो यही प्रोटॉन का चार्ज है। बराबर है ना दोनों। तो 1 कुलम्ब क्या है, चार्ज ऑफ 6 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बोल दो या फिर प्रोटॉन बोल दो। क्लियर है? क्लियर है ये? चलो अब मैं एक लास्ट चीज आपको बता देती हूँ। जो मैंने आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला था इलेक्ट्रिसिटी का, मैंने आपको बताया था आई जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट होता है, और करंट प्रोटॉन की मूवमेंट के सेम डायरेक्शन में होता है। ये भी नोट कर लो, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लेकिन प्रोटॉन की सेम डायरेक्शन। करंट क्या होगा, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन जाएंगे वहां जाएगा, या फिर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे उसका उल्टा। ठीक है, चलो बाकी चैप्टर बाद में पढ़ते हैं।